जय हिंद दोस्तों। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण सुबह देश के लाखों पेंशन भोगियों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई ऐसे सवाल सामने खड़े हैं जिनका जवाब केवल सरकार के दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर उतर कर देना जरूरी है। देश में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर लंबे समय से चल रही मांग अब एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग, महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग, मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग, उच्च पेंशन से जुड़े मामलों का समाधान और पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। दूसरी तरफ सरकार, संसद और आधिकारिक मंचों पर अपनी वित्तीय सीमाओं, मौजूदा पेंशन व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पक्ष रखती रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन बुजुर्गों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा देश की औद्योगिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में लगा दिया और आज बुढ़ापे में सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं। पेंशन खबर के इस विशेष महा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम किसी अफवाह को सच साबित करने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि उन तमाम दावों, मांगों, सरकारी नीतियों और जमीनी परेशानियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके बीच ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का संघर्ष लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी पेंशन, एरियर, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, ईपीएफओ और 8वें वेतन आयोग से जुड़े अपडेट लगातार जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और पेंशन जाब्र को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यह मुद्दा केवल पेंशन का नहीं है, यह देश के उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का सवाल है जिन्होंने दशकों तक काम किया है। अब जरा उस तस्वीर को समझिए जो आज देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन आंदोलन के बीच दिखाई दे रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 7,500 करने और उसके साथ महंगाई भत्ता देने की मांग करते रहे हैं। इसके अलावा पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथियों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा की मांग भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा है। आंदोलन से जुड़े नेताओं का तर्क है कि आज के महंगाई के दौर में बेहद कम मासिक पेंशन पर जीवन चलाना मुश्किल हो गया है। दवाइयां महंगी हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, राशन की कीमत बढ़ रही है और उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी बुजुर्ग के पास पेंशन के अलावा आय का कोई दूसरा साधन नहीं है तो वह इतनी कम राशि में अपना जीवन कैसे चलाएगा। यही वह सवाल है जिसने ईपीएस 95 आंदोलन को केवल एक कर्मचारी संगठन का मुद्दा नहीं रहने दिया बल्कि सामाजिक सुरक्षा की एक बड़ी बहस बना दिया है। ईपीएस पेंशन भोगियों की ओर से यह भी सवाल उठाया जाता है कि जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सरकार सामाजिक सुरक्षा की नई योजनाओं का विस्तार कर रही है और अलग अलग वर्गों के लिए गारंटीड आय तथा पेंशन की व्यवस्थाओं पर चर्चा हो रही है, तब ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन का रास्ता क्यों नहीं निकाला जा सकता। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि जिन लोगों ने निजी उद्योगों, कारखानों, मिलों, परिवहन, उत्पादन और दूसरे संगठित क्षेत्रों में वर्षों तक काम किया, उनके बुढ़ापे की सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाना चाहिए जितनी सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को देखा जाता है। सरकार की तरफ से वित्तीय स्थिरता और पेंशन फंड की दीर्घकालिक क्षमता से जुड़े तर्क दिए जाते हैं, लेकिन पेंशन भोगियों का सवाल बिल्कुल सीधा है कि समाधान आखिर कब निकलेगा। इसी बीच पेंशन आंदोलन से जुड़े नेताओं की ओर से दिल्ली सहित अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन और आंदोलन तेज करने की बातें सामने आती रही हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और उससे जुड़े नेताओं की ओर से भी न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा को लेकर
सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति की बात कही जाती रही है। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि वे वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित समाधान नहीं मिला। इसलिए अब आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि किसी भी बड़े प्रदर्शन, तालाबंदी, चक्का जाम या सरकारी कार्यालयों के घेराव से संबंधित दावों की स्थानीय और आधिकारिक पुष्टि अलग अलग स्तर पर जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है कि ईपीएस 95 के मुद्दे पर नाराजगी और आंदोलन की आवाज लगातार सुनाई देती रही है। अब सवाल आता है पेंशन भुगतान में देरी और डिजिटल सिस्टम का। हाल के समय में पेंशन व्यवस्था को डिजिटल बनाने, डेटा को केंद्रीकृत करने और ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र ने लाखों पेंशन भोगियों के लिए घर या नजदीकी केंद्र से जीवन प्रमाण देने की सुविधा बढ़ाई है, लेकिन तकनीक के साथ कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी सामने आती हैं। बुजुर्ग पेंशन भोगियों के मामले में बायोमेट्रिक सत्यापन हमेशा आसान नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ उंगलियों के निशान स्पष्ट न रहना, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, उपकरण की तकनीकी खराबी, नाम या जन्मतिथि में रिकॉर्ड का अंतर और बैंक तथा पेंशन रिकॉर्ड में छोटी मोटी विसंगतियां कई बार परेशानी का कारण बन सकती हैं। लेकिन यहां एक बात स्पष्ट समझना जरूरी है कि किसी भी तकनीकी समस्या को पूरे देश के 50% पेंशनरों की पेंशन रोक दिए जाने का प्रमाण तभी माना जा सकता है जब संबंधित विभाग की आधिकारिक पुष्टि सामने आए। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी आंकड़े को अंतिम सत्य मानने के बजाय पेंशन भोगियों को अपने संबंधित ईपीएफओ कार्यालय और बैंक से आधिकारिक स्थिति जरूर पता करनी चाहिए। फिर भी इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रशासनिक जवाबदेही का है। मान लीजिए कि किसी बुजुर्ग का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तकनीकी कारण से सत्यापित नहीं हुआ। क्या उसकी पेंशन रोकने से पहले उसे स्पष्ट सूचना मिलती है? क्या उसे सुधार का आसान मौका मिलता है? क्या स्थानीय कार्यालय में उसकी समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से होता है? क्या बैंक, ईपीएफओ और पेंशन भुगतान व्यवस्था के बीच डेटा का समन्वय ठीक है? और अगर कहीं गलती सिस्टम की है तो उस गलती की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन किसी बोनस या अतिरिक्त सुविधा का नाम नहीं है। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह उनके रोजमर्रा के जीवन का मुख्य आर्थिक सहारा है। एक महीने की पेंशन में देरी किसी युवा कर्मचारी के लिए असुविधा हो सकती है, लेकिन उसी देरी का असर एक बुजुर्ग की दवा, राशन और घर के जरूरी खर्च पर पड़ सकता है। जिससे पहले कंपनी का बेच, अब बात उस मांग की जो ईपीएस 95 आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा बन चुकी है, यानी न्यूनतम 500 पेंशन और महंगाई भत्ता। आंदोलनकारी संगठन इसे केवल आर्थिक मांग नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बताते हैं। उनका कहना है कि जिस समय महंगाई लगातार बढ़ रही है, उस समय वर्षों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन की राशि में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। उनका तर्क है कि बुजुर्गों की जरूरतें उम्र के साथ कम नहीं बल्कि बढ़ती हैं। डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, जांच, यात्रा और घरेलू खर्च हर महीने जेब पर दबाव डालते हैं। ऐसे में न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की लागत से जोड़ना जरूरी है। सरकार के सामने चुनौती यह है कि वह एक ऐसा मॉडल कैसे तैयार करे जो पेंशन भोगियों को सम्मानजनक सहायता दे और साथ ही पेंशन फंड की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता भी बनाए रखे। अब इसी बहस को अगर हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जोड़कर देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लेकर देश में वर्षों से बहस चली आ रही है। केंद्र सरकार की मौजूदा नीति के तहत 2004 के बाद नियुक्त अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू हुई और बाद में
यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लेकर भी बड़ा नीतिगत बदलाव सामने आया। यूपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की व्यवस्था को लेकर सरकार ने इसे सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन के रूप में प्रस्तुत किया है। पात्रता, सेवा अवधि और अन्य शर्तों के अनुसार पेंशन की गणना का प्रावधान है। 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक पे के 50% के बराबर अश्योर्ड पे आउट की व्यवस्था यूपीएस की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। इसके साथ महंगाई राहत और परिवार पेंशन जैसे प्रावधान भी योजना का हिस्सा हैं। लेकिन यहीं से ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का सवाल और तीखा हो जाता है। वे पूछते हैं कि अगर एक व्यवस्था में लंबी सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अश्योर्ड पेंशन का प्रावधान दिया जा सकता है, तो संगठित निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन पर गंभीरता से विचार क्यों नहीं हो सकता? यह सवाल राजनीतिक आरोप से ज्यादा सामाजिक नीति का सवाल है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों की वृद्धावस्था की आय सीमित है, वहां सामाजिक सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि सामाजिक स्थिरता की बुनियाद भी है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा फिर से देश की राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में है। एक तरफ पेंशन भोगी संगठन 7,500 न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के सामने पेंशन फंड की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की देनदारियों की चुनौती है। इन दोनों के बीच समाधान का रास्ता केवल एक है, ईमानदार बातचीत, सार्वजनिक आंकड़े और समयबद्ध निर्णय। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार कितना पैसा दे सकती है, सवाल यह भी है कि जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी काम करते हुए गुजार दी, उसके बुढ़ापे को कितनी गरिमा मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि देश के पेंशन भोगियों की आवाज़ तथ्यों के साथ देश तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेंशन खबर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी बड़ी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की जांच जरूर कीजिए, क्योंकि पेंशन का मामला आपकी जिंदगी की कमाई से जुड़ा है और इस तरह से मामले में अफवाह नहीं, प्रमाण सबसे जरूरी है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई रिपोर्ट, नए दस्तावेज और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।